प्राचीन भारत के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने पाषाण काल के 10 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए व्याख्या सहित, और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे सेट नंबर 2 में हम पाषाण काल के अन्य 10 प्रश्नों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इनमें हम प्रयास करेंगे कि उत्तर बताने के साथ साथ आपको उनकी व्याख्या भी बता दी जाए। तो चलते हैं हमारे पाषाण काल के ही अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा इस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है। और उस प्रश्न को समझने के लिए ये जो पूरा मैप है, ये भारत के पुरा पाषाण कालीन अति महत्वपूर्ण जो पार्ट है जिनको आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सब इसमें है। तो भारत के पुरा पाषाण कालीन स्थल जो हैं इसमें दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थलों पर बात करके फिर आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इतिहास को अगर अच्छे से समझना है तो इसे मैप के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि उसमें ये आपके दिमाग में बैठ जाती है। लोकेशन अगर दिमाग में आ जाए तो समस्या नहीं आती। जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये है भीमबेटका, ठीक है। कई प्रश्नों में पूछा गया है भीमबेटका किस राज्य में स्थित है या भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये आप इसमें मैप में देखने से ही बता सकते हैं। महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे, सबको हम नहीं देखेंगे मैं यहाँ पर। जैसे इसके अलावा आपका ये जो है अत्तिरपक्कम है, ये अत्तिरपक्कम यहाँ पर है, कई जगह पूछा गया है। कृष्णा नदी घाटी है ये, ठीक है। इसके अलावा ये गोदावरी नदी है। इनाम गांव, कई क्वेश्चन में इनाम गांव के नाम आए हैं, तो इनाम गांव यहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है। नेवादा यहाँ पड़ता है। हम उसको मार्क कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके प्राचीन इतिहास में जिनके नाम बार बार आते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे ये बाघोर है, इसका नाम कई जगह आया है, ठीक है। आगे और मैप आएंगे तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताते जाए। ये मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है। इनमें किस किस पर अपने को ध्यान देना है इसको हम देखें। जैसे ये वीर भानपुर है, यहाँ पर सराय नाहर राय कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर देख लें। ये सराय नाहर राय है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दमदमा और महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा, ये आसी पास स्थित लोकेशन है। इनको मैप में ध्यान में रखें, आगे इनका नाम आएगा। ये है लेखनिया और ये है बाघोर, ठीक है। ये चौपानी मांडो है, बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी घाटी यहाँ पर है। ये यहाँ पर आदमगढ़ है ये, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं। अब आगे हम जब प्रश्नों में इनको दोहराएंगे तो आपके दिमाग में ये पूरा मैप आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे ये नव पाषाण कालीन स्थल है। नव पाषाण काल में ये चिरांद है, ये कोल्डीवा है। कोल्डीवा में आप देखेंगे कि लहुरा देव से पहले चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिलते थे। ये मेहरगढ़, ऐसा माना जाता है कि कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में लहुरा देव की जो खुदाई हो चुकी है वहाँ सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य वहाँ से मिल चुके हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब प्रश्न आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर नर्मदा नदी घाटी का ये पूरा एरिया है, तो इसको ध्यान में रख करके आगे ये बुर्जहोम देखिए आएगा। बुर्जहोम नव पाषाणिक स्थल है जहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। आगे आते हैं, ये नव पाषाण कालीन संस्कृति को यहाँ पर दिया गया है। नव पाषाण कालीन संस्कृति में जहाँ पर क्वेश्चन आएगा हम इस मैप को फिर से दोबारा लेकर के आएंगे। फिलहाल हम सीधे आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 पर, ठीक है। हम पाषाण काल के 10 प्रश्नों के जो अभ्यास है वो हमारे सेट नंबर 1 में कर चुके हैं। जिन्होंने अभी उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इतिहास विषय से होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए गए हैं व्याख्या सहित। इनको पढ़िए और इनका फायदा उठाइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 हमारे बोर्ड पर स्क्रीन पर है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव की समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव की समाधियां कहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन में देखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसमें यह बताना है कि जो समाधियां हैं वे कब की हैं, वे मध्य पाषाण काल की हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इतिहास का काल विभाजन बताया था, क्योंकि प्राचीन इतिहास के इस चैप्टर से, खासतौर से पाषाण काल से सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो होती हैं कि हम ये काल विभाजन को भूल जाते हैं, क्योंकि इनमें शब्दों में समानता होने के कारण बहुत ज्यादा गलतियां हम कर देते हैं। यहाँ पर मध्य पाषाण काल पूछा गया है। हम पाषाण काल को कई भागों में बांटते हैं, तो पाषाण काल का जैसे ये है आपका, ये पूरा इसको हम क्या कहेंगे, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण
काल। पाषाण काल मतलब वह काल जब मानव पाषाण या पत्थरों के बने हुए उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इसमें सबसे पहला चरण कौन सा था? पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का पहला चरण क्या था? पुरा पाषाण काल। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण काल। और तीसरा था नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो ये शब्द लगा हुआ है मध्य पाषाण, तो ये इसकी बात कर रहा है। लेकिन पुरा पाषाण काल का जब हम पुनः विभाजन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुरा पाषाण इनमें सबसे लंबे समय तक रहा, तो इस पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। यानी कि ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप देखिए इसके आगे पुरा शब्द नहीं लगा हुआ है। अगर इसके आगे पुरा शब्द लगा होता तो फिर ये यहां से संबंधित हो जाता था मध्य पाषाण काल से, लेकिन ये किससे संबंधित है? सीधे मध्य, पुरा नहीं लगा हुआ है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि ऐसी कौन सी मध्य पाषाणिक मानव की समाधि प्राप्त हुई है जिसने आभूषण पहन रखे हैं। मतलब जो अंत्येष्टि क्रिया की जाती है उसमें जो मानव कंकाल मिला है उसमें पाया गया है कि वह मानव कंकाल आभूषणों से युक्त है। ए भीमबेटका से, बी बागोर से, सी महदहा से और डी सराय नाहर राय से। सही उत्तर होगा हमारा सी महदहा से। महदहा जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझा लेते हैं। ये अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था महदहा, दमदमा, महदहा, सराय नाहर राय लगभग आसपास की लोकेशन है। तो ये कहां पर है? ये प्रतापगढ़ के, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ पड़ता है ना, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है महदहा। और इस महदहा से एक समाधि मिली है। इस समाधि में एक नहीं कई समाधियां, कब्रें मिली हैं जहां पर जो मानव कंकाल है उन्हें आभूषण पहनाया गया है। ऐसे संकेत यहां से मिलते हैं। और ये आभूषण किसके बने हुए हैं? ये आभूषण मृग छल्लों के बने हुए हैं। मृग छल्ले जो हैं या मृग श्रृंग जो हैं, यानी कि जो हिरण थे उनके सींगों से निर्मित है ये आभूषण। इसके अलावा हड्डियों के आभूषण भी इन्होंने पहन रखे हैं। हड्डी और हिरण के सींगों से निर्मित आभूषण इन समाधियों में जो कंकाल हैं उनके ऊपर दिखाई देते हैं। और इस प्रकार की समाधियां या कब्रें कहां से मिलती हैं? महदहा से। और ये किस समय की हैं? ये मध्य पाषाण कालीन मानव से संबंधित हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा सी महदहा से। ठीक है। बाकी भीमबेटका में जो पुरा पाषाण कालीन मानव था वो क्या करता था? यहाँ पर आश्रय लेता था इनमें। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। सराय नाहर राय से भी बहुत सारे नर कंकाल मिलते हैं, ये भी महदहा के पास ही है। और बागोर जो है ये अन्य ऐतिहासिक स्थल है, हमारे पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? यहाँ औजार से तात्पर्य क्या है? उपकरण। ठीक है, औजार से तात्पर्य क्या है? उपकरण। हम देखते हैं कि आरंभिक मानव के इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण ही हैं। और मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पहले उपकरण पत्थर के बने होते थे, इसीलिए आरंभिक इतिहास को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पूछा गया है, और क्योंकि पाषाण काल बहुत बड़ा था तो पाषाण काल का आरंभिक चरण क्या था? पुरा पाषाण काल। पूछा गया है कि पुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार इनमें से क्या हैं? ए हस्तकुठार, बी शल्क के बने हुए फलक, सी हड्डी के औजार और डी इनमें से कोई नहीं। ये हस्तकुठार किसके हैं? इनमें से केवल हस्तकुठार है जो पाषाण से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, केवल हस्तकुठार है जो पाषाण से निर्मित है। हड्डी के औजार में हड्डी का प्रयोग किया गया है। शल्क के बने हुए फलक में, शल्क क्या होता है? सीप नुमा जो समुद्र से प्राप्त होता है, इसके बने हुए हैं। और सही उत्तर हमारा हो गया ए हस्तकुठार। मैंने आपको बताया था कि 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान पर सबसे पहले जो यहाँ पर जो पहला उपकरण जो पाया गया, जो पाषाण कालीन या पुरा पाषाण कालीन उपकरण था रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, वह क्या था? हस्तकुठार। इसी को हम कहते हैं हैंड एक्स।
हस्त कुठार को ही हम क्या कहते हैं, हैंड एक्स। तो मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पहले उपकरण को हम क्या कहते हैं, हस्त कुठार, या जो कि प्राप्त हुआ है उसको हम कहते हैं हैंड एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस युग को संक्रमण काल भी कहा जाता है? इनमें से किस युग को संक्रमण काल भी कहा जाता है? संक्रमण काल किसे कहते हैं? संक्रमण काल उसे कहते हैं जो किसी पुरानी और नवीन परंपरा के बीच का स्थान होता है, जिसमें दोनों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, उसे कहते हैं संक्रमण का काल। तो संक्रमण काल, नवपाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं अगर आपको पाषाण काल का काल विभाजन पता हो तो। हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। ठीक है, और पुरापाषाण कालीन मानव क्या था? पुरापाषाण कालीन मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर करता था। इसका एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन था शिकार। दूसरा आता है यहां पर मध्यपाषाण काल, क्रम से अगर चलें तो मध्यपाषाण काल आता है, और तीसरा आता है नवपाषाण काल। ठीक है, तो जब पुरापाषाण और नवपाषाण की जब हम विशेषताएं देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें मध्यपाषाण काल ऐसा है जिसमें कुछ विशेषताएं पुरापाषाण काल की हैं और कुछ विशेषताएं नवपाषाण काल की हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है हमारा मध्यपाषाण काल, यही है संक्रमण का काल। इस मध्यपाषाण काल के बारे में जब हम जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि आरंभ में इतिहासकार ये मानते थे कि मध्यपाषाण काल जैसा कोई समय नहीं था, सीधे पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल आ गया। लेकिन इनमें इतिहासकार का नाम आता है फ्रांस के जो इतिहासकार थे, इन्होंने 1887 में 1887 में फ्रांस की एक गुफा का उत्खनन किया, और फ्रांस की इस गुफा के उत्खनन के बाद इन्हें कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो ना तो पुरापाषाण काल के थे और ना ही नवपाषाण काल के थे। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि यह इन दोनों के बीच का एक संक्रमण का समय था, इसीलिए इसको संक्रमण काल या मध्यपाषाण काल कहा गया। और इसी समय से भारत में भी तमाम ऐसी साइट्स खोजी गई, हिस्टोरिकल साइट्स, जहां से इस प्रकार की विशेषताओं वाले उपकरण प्राप्त होने लगे। तो सही उत्तर हमारा क्या है? मध्यपाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलते हैं? इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है। देखो, हम यहां पर कुछ फैक्ट आपको बताते हैं, उन्हें आप नोट कर लेना। जैसे 3 नाम यहां पर हम बताएंगे। एक है लहुरा देव। ठीक है, क्या है? लहुरा देव। ये लहुरा देव जो है एक स्थान है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। अगर आप में से कोई संत कबीर नगर में रहने वाला हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस स्थान को जानते हैं। तो लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थापित है। यहां से खुदाई हुई है और उस खुदाई में लगभग 9000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। किसकी खेती? चावल। चावल की खेती होती है कि धान की? धान की खेती। चावल कहां से निकलेगा? धान से। तो दुनिया का सबसे पुराना चावल इसको माना गया है। ऐसा माना गया है कि लहुरा देव से प्राप्त होने वाला ये जो चावल है, यह कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं। लेकिन क्योंकि लहुरा देव की खुदाई बाद में हुई है, इसलिए जब तक लहुरा देव की खुदाई नहीं हुई थी तब तक मेहरगढ़ को ही माना जाता था कि यहां से कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के समीप बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के समीप है बलूचिस्तान। ठीक है, इसी बलूचिस्तान में स्थित है। हालांकि ये भारतीय महाद्वीप में तो आता है, प्राचीन भारत लिखा है ना, तो प्राचीन भारत में तो पाकिस्तान भी आता था, तो इसीलिए इसका उत्तर हम क्या लगा देंगे? मेहरगढ़। लेकिन अगर इसमें लहुरा देव होता तो हम उसको उत्तर लगाते। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ के जो साक्ष्य हैं ये 7000 ईसा पूर्व के हैं, और 7000 ईसा पूर्व में यहां पर गेहूं की खेती होती थी। यह साक्ष्य खुदाई में प्राप्त हुआ है। ध्यान देना, अगर ये पूछा जाए कि प्राचीन भारत में
कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? और हमारे ऑप्शन में अगर लहुरादेव है और मेहरगढ़ है तो हमारा उत्तर लहुरादेव होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, अब यहां पर फिर से एक बार समझ लें, मैंने कहा ना 3 चीजें आपको हम बताएंगे, इन 3 चीजों में 3 नाम आएंगे। पहला आ गया लहुरादेव, लहुरादेव, दूसरा आ गया मेहरगढ़ और तीसरा आ गया कोल्डहिवा। कोल्डहिवा से आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहीं पर समझ लो। कोल्डहिवा, कोल्डहिवा में क्या आएगा? आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे कि सेट 1 में जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराए हैं उनकी व्याख्या से सेट 2 के सारे आंसर क्लियर हो जा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा फोकस आंसर के साथ साथ व्याख्या पर रहेगा, कि अगर आप व्याख्या अच्छे से सुन लेते हैं तो आगे के प्रश्नों के उत्तर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो लहुरादेव से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, और लहुरादेव के जो साक्ष्य हैं ये 9000 ईसा पूर्व के हैं, जबकि मेहरगढ़ के जो साक्ष्य हैं वे 7000 ईसा पूर्व के हैं, ईसा पूर्व के हैं। तो लहुरादेव की खुदाई जब तक नहीं हुई थी तब तक कोल्डहिवा को ही सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य माना जाता था। यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कितने प्राचीन हैं? 6500 ईसा पूर्व के समान इनका समय बैठता है। ठीक है, अब देखिए कोल्डहिवा कहाँ है? इलाहाबाद में है, वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में है कोल्डहिवा। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और लहुरादेव कहाँ है? यूपी के संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। अब इन 3 ऑप्शन के साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं या कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो लहुरादेव होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, तो वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि लहुरादेव और कोल्डहिवा दोनों से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इन फैक्ट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में इनका नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास का काल विभाजन अगर आपको नहीं पता है तो काल विभाजन वीडियो पड़ा हुआ है कंटेंट में, उसको जरूर देख लीजिएगा। 2 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतिहास की और एक कंटेंट के लिए। तो कंटेंट में जाकर के रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट में जाकर के अभ्यास करें। ठीक है, तो कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो काल विभाजन बना हुआ है पूरा। उस काल विभाजन में हमने आपको बताया है कि लेखन शैली के आधार पर, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जब मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिपि का ज्ञान तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिपि का ज्ञान भी था और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या आ जाएगा? पाषाण काल। क्यों आ जाएगा पाषाण काल? क्योंकि इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था और इनके बारे में सब कुछ हम किससे जानते हैं? इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों से। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इनकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और वैदिक काल में तो जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी। ठीक है, और सिंधुकालीन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये आद्य इतिहास में। ऐतिहासिक काल का आरंभ कहां से होता है? ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है 600 ईसा पूर्व से। और 600 ईसा पूर्व को हम किस नाम से जानते हैं? महाजनपद काल से। ठीक है, महाजनपद काल से। ये वो समय था जब लेखन सामग्री को अच्छे से पढ़ लिया गया है। जैसे शुरुआत कहां से होती? जैसे जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, इसके बाद अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया है। तो इनके माध्यम से हमें इनके बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रागैतिहासिक काल क्या है? ये प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल ही है। दोनों का मतलब एक ही है। पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला। शैल का मतलब होता है पहाड़ियों में बनी हुई या पहाड़ों पर या पहाड़ों की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर बने हुए चित्र कहां से मिलते हैं? ए अजंता, बी बाघ, सी भीमबेटका, डी अमरावती। पूछा है प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि अजंता में भी तो मिलते हैं चित्रकारियां, बाघ में भी मिलती हैं। अमरावती तो एक स्तूप है, अमरावती तो एक
स्तूप है, किसने बनवाया था? शुंगकालीन। ठीक है, ये शुंगकालीन स्तूप है। तो बचता क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं में जो प्रागैतिहासिक मानव था इन गुफाओं में निवास करता था और वहां पर उनकी दीवारों पर तमाम तरह की शैल चित्रकला का निर्माण इन्होंने किया है। दीवारों पर तमाम चित्रकारी इन्होंने की है। अजंता और बाघ की गुफाओं का निर्माण बहुत बाद में जाकर के मौर्योत्तर काल में हुआ है। ठीक है, आंसर मिल गया आपको सी। अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। अभी हमने आपको 3 नाम बताए थे, उनमें से कौन सा नाम यहां पर है? उन्हीं 3 में से होगा। जब भी ये प्रश्न आए कि धान की खेती या कृषि की खेती, कभी भी धान या कृषि की खेती या चावल की खेती से प्रश्न आएगा तो 3 नाम आएंगे आपके ऑप्शन में। 3 में से कोई एक उत्तर होगा। अगर इन 3 में से कोई एक उत्तर आपके ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? या तो लहुरादेव होगा, या मेहरगढ़ होगा, या फिर कोल्डिवा होगा। देखिए इनमें से क्या है? इनमें कोल्डिवा है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उत्तर हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में धान की खेती या चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कितने प्राचीन है? 6500 ईसा पूर्व के ये है। मान लीजिए इसमें कोल्डिवा के साथ साथ एक और यहां पर होता, क्या होता? लहुरादेव, तब हम उसको आंसर लगा देते क्योंकि वो इससे भी प्राचीन है। 9000 ईसा पूर्व के है। फिलहाल ये हमारा आंसर है। ठीक है, कश्मीर के बुर्जहोम से क्या मिलता है? अभी हमने मैप में देखा, बुर्जहोम एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां पर क्या मिलता है? गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त आवास को क्या कहते हैं? गड्ढा घर। जमीन में गड्ढे खोद करके जो आवास बनाए जाते हैं उनको गर्त आवास कहते हैं। तो ऐसे गर्त आवास बुर्जहोम में मिलते हैं। बिहार के चिरांद में क्या मिलता है? बिहार के चिरांद में जो है यहां पर हड्डी के बने हुए उपकरण मिलते हैं। खासतौर से जो मृग छल्ले होते हैं या मृग श्रृंग होते हैं उनके बने हुए यहां से तीर कमान मिलते हैं, हड्डियों के बने हुए। ठीक है, गुजरात का लोथल, ये किसके लिए? हड़प्पा कालीन स्थल है। ये दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह था। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसके बारे में हम हड़प्पा कालीन स्थल में बात कर चुके हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 7, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है, यानी कि इनाम गांव का संबंध किससे है पूछा गया है। इनाम गांव मैंने आपको मैप में बताया था, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है और इस इनाम गांव में कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति और रंगपुर संस्कृति किससे संबंधित है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। इससे पहले हमने जो व्याख्या की थी, हमारे प्रश्न जो सेट नंबर 1 था, उस व्याख्या में भी इसका उत्तर आपको मिला है। अगर पता है तो बताइए, अगर वो वाला सेट आपने देखा है तो इसका उत्तर जरूर आपको पता होगा। क्या है इसका आंसर? कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और जोरवे संस्कृति। राइट आंसर होगा जोरवे संस्कृति से इनाम गांव का संबंध है। इसके बारे में थोड़ी सी और व्याख्या हम जान लेते हैं। तो इसमें जो जोरवे संस्कृति थी यह इनाम गांव महाराष्ट्र से इसके बारे में पता चलता है और यहां से ये दरअसल ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक है, ये जो जोरवे संस्कृति है ये कौन सी है? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। हमारे इतिहास में एक ऐसा समय आया जब व्यक्ति तांबे और पत्थर का मिला जुला प्रयोग करता था, यानी कि जब पाषाण काल समाप्त हो रहा था और धातु काल का आरंभ हो रहा था, तो इसके बीच में एक संक्रमण का काल आया है जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तांबा। तो जब पत्थर के उपकरणों का प्रयोग कम हो गया और तांबे के उपकरण प्रयोग किए जाने शुरू हो गए तो कुछ समय तक दोनों का मिला जुला प्रयोग किया गया। ऐसी संस्कृति को हम कहते हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। इन्हीं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में से एक है जोरवे संस्कृति, जो इसी जोरवे संस्कृति का महत्वपूर्ण एक स्थल है इनाम गांव, जो वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं ताम्र पाषाणिक संस्कृति जिनका स्वरूप कैसा था? ये ग्रामीण संस्कृति थी। इन्हीं ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृतियों की पृष्ठभूमि पर आगे चल करके ताम्रकालीन संस्कृतियां और उसके बाद कांस्यकालीन संस्कृति यानी कि सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8,
पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? उद्यम का मतलब है जीविका का प्रमुख साधन, यानी कि वो कैसे जीवन यापन करते थे, इसके लिए उनके पास क्या साधन था। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? ए शिकार, बी कृषि, सी पशुपालन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वह शिकार के अलावा पशुपालन पर, फिर उसके बाद कृषि पर, अगर हम क्रम से लगाएं तो क्रम से सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? मानव ने शिकार से अपना काम चलाना शुरू किया, सेकंड नंबर पर पशुपालन और तीसरे स्थान पर कृषि। तो ये किसके लिए पूछ रहा है? पूर्व पाषाण काल। आंसर क्या हो जाएगा? शिकार। यानी कि पूर्व पाषाण कालीन मानव जो है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर था? शिकार पर। और शिकार करने के लिए ही उसने उपकरणों का प्रयोग किया और उन्हीं उपकरणों के आधार पर हम मानव के स्वभाव, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे फिर मानव का विकास होता गया फिर वो पशुपालन पर आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर कृषि पर आ गया। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, हैंडएक्स या हस्त कुठार, इसी को मैंने पीछे बताया है। हैंडएक्स को ही हम क्या कहते हैं? हस्त कुठार। पूछा गया है हैंडएक्स और क्लेवर, हैंडएक्स और क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्कृति या कौन सा समय है जिनके लोग हैंडएक्स और क्लेवर को यूज करते थे। ये हैंडएक्स और क्लेवर क्या है? ये पाषाण उपकरण है, पत्थरों के बने हुए औजार हैं जिनका प्रयोग शिकार करने के लिए किया जाता था। तो पूछ रहा है कि इनमें से किस काल में, किस संस्कृति में इन उपकरणों का प्रयोग होता था? ए पुरा पाषाण काल, बी निम्न पुरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी उच्च पुरा पाषाण काल। तो है मैंने आपको बताया कि सबसे पहला उपकरण जो कि मानव ने प्रयोग किया वो हैंडएक्स था। तो जाहिर सी बात है हैंडएक्स और क्लेवर दोनों एक ही समय प्रयोग किए जाते थे और इनका उत्तर है डी, बी निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल के इस उपकरण को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? इसको सबसे पहले पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किया। यहीं से हमको पता चला कि भारत में पाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण कालीन लोगों ने इन उपकरणों का प्रयोग किया था। और निम्न पुरा पाषाण काल किसमें आता है? पुरा पाषाण का आरंभिक चरण निम्न पुरा पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आ जाता है और फिर उच्च पुरा पाषाण काल आ जाता है। लास्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? ठीक है, ये जीवाश्म है, यहां से एक मानव कंकाल मिलता है और मानव कंकाल यानी कि मानव की इस खोपड़ी के आधार पर यह पता चलता है कि उस समय मानव की संरचना कैसी थी, जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार से थी। तो ए दमदमा, बी राखीगढ़ी, सी सराय नाहरराय और डी हथनौरा। इसका सही उत्तर होगा डी हथनौरा। ठीक है, हथनौरा इसका सही उत्तर है। और ये हथनौरा कहां पर है? ये नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा है और यहां से जो मानव की खोपड़ी निकली हुई है या प्राप्त हुई है वो पूर्व पाषाण काल की है। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन है। पूर्व पाषाण कालीन क्या है? पाषाण काल का आरंभिक चरण। यहां के मानव की खोपड़ी संभवतः ये है और इसे ए.के. सोनकिया द्वारा 1882 ईस्वी में खोजा गया था और ये जो नाम है इसका, जो जीवाश्म जो मिला है उसे होमिनिड का नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण खोज थी और इस खोज से ये पता चला कि भारत में मानव कंकाल से संबंधित ये जो हथनौरा का प्रमाण है ये भारत में प्राप्त होने वाला सबसे प्राचीन मानव कंकाल है जो मानव की खोपड़ी के रूप में प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में कब पता चला हमें? 1982 में। किसने बताया इसके बारे में? ए.के. सोनकिया ने। हमने प्रश्नों की संख्या इसलिए कम ली है क्योंकि व्याख्या करने के कारण काफी लंबे वीडियो हो जा रहे थे। पहले हमने 20 प्रश्नों का यहाँ पर आरंभ किया था लेकिन बाद में हमने देखा कि काफी लंबा हो जा रहा है तो इसलिए इसको 10-10 प्रश्न के रूप में बांट दिया गया है।
कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि एक वीडियो में 10 से ज्यादा प्रश्न और होने चाहिए तो हम ऐसा भी करेंगे, आप इसको हमें बताइएगा जरूर। और अगर इतने ही प्रश्न सही हैं, क्योंकि लंबे वीडियो थोड़ा सा उबाऊ हो जाते हैं तो फिर उनको पूरा देखने में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए 10-10 प्रश्नों का ये हमने सेट तैयार किया है। इनको पढ़िए, समझिए और इनसे लाभ प्राप्त कीजिए और हमें बताइए कि इनको पढ़ने से आपको कहां कहां किस प्रकार से लाभ हो रहा है। आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके संभावित प्रश्नों के उत्तर इन्हीं प्रश्नों की व्याख्या में छुपे हुए हैं। थैंक यू।